तो आज जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट, एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स, इस चैप्टर का एक्सरसाइज हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी। एक सॉल्यूशन है जो कि रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, तो उसका पीएच कितना होना चाहिए? ऑप्शन है आपका 1 है, 4 है, 5 है, 10 है। तो रेड को ब्लू में कन्वर्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है? वो बेस है और बेस का जो पीएच होता है क्या होता है? 7 से ऊपर रहता है, तो उसका क्या होगा? 10 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ क्रस्ड एग शेल्स टू गिव अ गैस दैट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, द सॉल्यूशन कंटेन। एक क्रस्ड एग शेल जो होता है, एग शेल, उसका क्या होता है? उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसमें रहता है कैल्शियम कार्बोनेट, है ना, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। तो उसको अगर अगर किसी चीज़ से अगर रिएक्शन किया, किस चीज़ से, इसमें से किन चीज़ों से रिएक्ट करेगा तो फिर वो गैस प्रोड्यूस करेगा जो कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न कर देता है। तो लाइम वाटर को मिल्की टर्न करने वाला आप लोगों को पहले बताया गया है कि लाइम वाटर को मिल्की टर्न करने वाला कौन सा गैस है? लाइम वाटर मतलब चूना पानी को जो है मिल्की कन्वर्ट करने वाला गैस कौन सा है? वो तो कार्बन डाइऑक्साइड है। वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है? लाइम वाटर के साथ रिएक्शन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देता है, जिसके कारण जो लाइम वाटर का कलर मिल्की हो जाता है। केमिकल चेंज, वो जो रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़े थे, उसमें बताया गया था। तो इसमें से कौन सा ऐसा है सब्सटेंस, कौन सा ऐसा केमिकल है, जैसे ये NaCl है। NaCl तो सॉल्ट होता है, तो NaCl का तो रिएक्शन कैल्शियम कार्बोनेट से होगा नहीं, है ना। और HCl है, LiCl है, KCl है, तो ये सारे के सारे सॉल्ट्स हैं। और एक है जो आपका HCl जो है वो एसिड है। LiCl लिथियम क्लोराइड, KCl पोटेशियम क्लोराइड, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये सारे के सारे सॉल्ट हैं। और जो आपका HCl है वो है एसिड। तो एसिड जब कभी रिएक्ट करता है सॉल्ट से या फिर कैल्शियम, इन सब से, तो कैल्शियम कार्बोनेट से, तो मतलब कार्बोनेट्स या फिर हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हम लोग पढ़े हैं कि हाइड्रोजन कार्बोनेट्स या फिर कार्बोनेट से अगर रिएक्शन करता है एसिड, तो क्या प्रोड्यूस करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो ये जो है, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहा है, इसका मतलब कि वो HCl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 ml ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ NaOH इज फाउंड टू बी कंप्लीटली न्यूट्रलाइज्ड बाय 8 ml। 10 ml NaOH के लिए 8 ml चाहिए HCl, है ना। इफ वी टेक 20 ml ऑफ द सेम सॉल्यूशन ऑफ NaOH, द अमाउंट ऑफ HCl सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू न्यूट्रलाइज इट विल बी। तो मतलब जितना, जैसे 10 ml के लिए 8 ml चाहिए HCl, तो फिर 20 ml के लिए क्या चाहिए? जैसे अगर NaOH दुगना हो गया तो फिर HCl भी दुगना करना पड़ेगा उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, है ना। इसके बारे में आप लोग और बाद में भी पढ़ेंगे। तो ये 16 ml हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन है फोर्थ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मेडिसिन इज यूज फॉर ट्रीटिंग इंडाइजेशन। इंडाइजेशन के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या यूज करते हैं? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटासिड या फिर एंटीसेप्टिक। तो एंटीबायोटिक तो हम लोग यूज नहीं करते, एंटासिड यूज करते हैं, है ना। एंटीबायोटिक जो है ऐसे कोई जैसे वायरल अरे मतलब कि बैक्टीरियल कोई बीमारी है, कुछ ही सब है, तो फिर उसमें हम लोग एंटीबायोटिक यूज करते हैं, है ना। तो ये सब चीज़। एंटीसेप्टिक आपको जानते हैं, वो लोग जैसे कभी चोट लग गया तो फिर उसमें एंटीसेप्टिक वगैरह हम लोग यूज करते हैं, ये है। तो हम लोग एंटासिड उसमें यूज करेंगे पेट इंडाइजेशन के केस में, जो कि एसिडिटी हम लोग बोलते हैं, पेट दर्द वगैरह देता है कभी कभी, तो उसमें क्या यूज करेंगे? एंटासिड। एग्जाम्पल जैसे आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये सब जो है पढ़ाया गया है। अब अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रैन्यूल्स। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो जिंक ग्रैन्यूल से अगर रिएक्ट करेगा तो क्या होगा? अब आपका जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है वो क्या है? मतलब कि H2SO4 हो गया, है ना, H2SO4 डाइल्यूट, ठीक है। वो जिंक ग्रैन्यूल्स क्या है? मेटल्स हैं। तो मेटल का जब रिएक्शन कभी अगर एसिड से होता है तो क्या होता है? मेटेलिक सॉल्ट बनता है प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होता है। तो इसमें क्या लिखेंगे? सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखेंगे। वर्ड इक्वेशन लिखेंगे H2SO मतलब सल्फ्यूरिक एसिड प्लस जिंक, ठीक है। तो फिर ये एरो लगा दीजिए, फिर उसके सामने ये हो गया हमारा ZnSO4 प्लस H2,
ZnSO4 प्लस H2। ZnSO4 को ZnSO4 नहीं लिखना है, उसको लिखना है जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। फिर इसको आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए, फिर उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। H2SO4 हो जाएगा प्लस Zn हो जाएगा, तो H2SO4 प्लस Zn, और ये बनेगा ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो जिंक जो है उसको रिप्लेस कर देता है हाइड्रोजन को और फिर ZnSO4 बना लेता है। तो ये तो बैलेंस्ड है। H2 यहाँ पर है, यहाँ भी H2 है, यहाँ पे S1 है, S1 है, O4 है, O4 है, Zn1 है, Zn1 है, ये तो बैलेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विथ मैग्नीशियम रिबन। तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी कि HCl प्लस Mg, तो HCl प्लस Mg होगा तो फिर क्या हो जाएगा Mg मतलब कि अच्छा पहले उसको वो वर्ड इक्वेशन लिखिए, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस मैग्नीशियम, तो क्या बनेगा मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन, क्योंकि ये भी तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये भी एक एसिड है और मैग्नीशियम एक मेटल है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस क्या बन जाएगा H, मतलब कि मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस लिबरेट हो जाएगा। तो ये जो आपका ये क्या बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड है, इसका फॉर्मूला क्या होगा MgCl2, क्योंकि मैग्नीशियम का वैलेंसी 2 होता है, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो MgCl2 हो जाएगा और क्लोरीन का वैलेंसी 1 होता है। तो फिर ये आपका HCl, इसको आप इक्वेशन में लिखिए कि HCl प्लस Mg, तो ये हो जाएगा MgCl2 प्लस H2। अब बैलेंस करना है, H यहाँ पर 1 है, प्रोडक्ट साइड में जो है 2 है, तो यहाँ पे 2 लगा देते हैं। HCl के आगे आप 2 लगा दीजिए, तो ये 2 लग जाएगा, तो फिर क्या हो जाएगा 2HCl हो जाएगा, यानी कि H भी 2 हो गया, Cl भी 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि H2 हो गया तो उधर भी H2 है प्रोडक्ट में, यहाँ पे Cl रिएक्टेंट में जो है क्लोरीन, ये भी 2 हो गया क्योंकि 2 से इंटू होगा, तो वहाँ पे प्रोडक्ट में जो है MgCl2, इसमें भी Cl जो है 2 है और इधर Mg1 है, उधर Mg1 है, तो मतलब बैलेंस हो गया। अब हम लोग देखते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विथ एल्युमिनियम पाउडर, ये भी वही है, कर सकते हैं आप लोग। डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यानी कि H2SO4 है ना, सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्युमिनियम पाउडर यानी कि प्लस एल्युमिनियम, तो उसमें क्या हो जाएगा एल्युमिनियम सल्फेट है ना, एल्युमिनियम सल्फेट प्लस H2। ठीक है, तो ये सब हो जाएगा, मतलब इसको भी आप वैसे लिख दीजिए H2SO4 प्लस Al, ये हो जाएगा Al2SO4 थ्राइस। अब क्योंकि ये SO4 थ्राइस क्योंकि एल्युमिनियम का वैलेंसी 3 होता है और SO4 जो है रेडिकल उसका चार्ज 2 होता है, तो वही चार्ज उसका वैलेंसी हो जाता है, तो क्रिस क्रॉस करेंगे, पिछले साल रेडिकल्स के बारे में पढ़ा गया था, तो ये क्रिस क्रॉस करने से फिर Al2SO4 थ्राइस हो जाएगा, Al2SO4 थ्राइस, और फिर इसको आप बैलेंस करिए, है ना। H2 है उधर पे H2 है, ठीक है चलेगा, S1 है, S वहाँ पे कितना है 3 हो जाएगा, क्योंकि वो मतलब थ्राइस है तो 3 से पूरे में इंटू होगा, SO4 यानी कि S3 हो गया और O हमारा 12 हो गया प्रोडक्ट साइड में। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कैसे करें इसको बैलेंस करने के लिए। तो ये आपका H2SO4 प्लस Al है, तो ये देखिए हमारे पास Al2SO4 थ्राइस हो गया, क्योंकि इसका वैलेंसी तो 3 है एल्युमिनियम का, और आपका ये जो SO4 है उसका वैलेंसी 2 होता है, तो क्रिस क्रॉस करेंगे तो Al2SO4 थ्राइस हो जाएगा प्लस ये H2। तो अब यहाँ पर H2 है, इधर भी प्रोडक्ट साइड में भी H2 है, S इधर 1 है लेकिन S यहाँ पे 3 है। क्यों 3 है? क्योंकि ये 3 से पूरे में इंटू हो जाएगा, ये ब्रैकेट लगा हुआ ना, तो ब्रैकेट लगा तो फिर पूरे में इंटू हो जाएगा, S3 हो जाएगा और O जो है 12 हो जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको 3 लगाना पड़ेगा, तब तो फिर S3 होगा, रिएक्टेंट साइड में हमको 3 लगाएंगे H2SO4 में, तो ये जो है हमारा S फिर 3 हो जाएगा, S3 हो जाएगा, तो आपका S तो 3 हो गया लेकिन O भी चेंज हो गया, O 12 हो गया, तो O 12 हो गया, और इधर देखते हैं कि O प्रोडक्ट साइड में भी 12 है, ठीक है बराबर है, S मतलब कि बराबर हो गया, O भी बराबर हो गया। अब यहाँ पर Al जो है, Al रिएक्टेंट साइड में 1 है और प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो हम लोग अगर रिएक्टेंट साइड में यहाँ पे 2 लगा देंगे तो फिर ये Al भी जो है एल्युमिनियम भी दोनों तरफ इक्वल हो गया। अब बचा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन हम लोग पहले देखे थे कि सही था, लेकिन अब जो है यहाँ 3 लगाने से जो है हाइड्रोजन चेंज हो गया, यहाँ पे रिएक्टेंट साइड में जो है हाइड्रोजन 3 है, पहले 2 था, अब जो है 3 2 जा 6 हो गया। अब प्रोडक्ट साइड में जो है ये 2 है, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3 लगा देंगे, तो 3 2 जा 6 हो गया, मतलब हाइड्रोजन भी बैलेंस्ड हो गया।
एस सल्फर भी बैलेंस्ड है 3 है, ऑक्सीजन भी बैलेंस्ड है 12 है दोनों साइड, और आपका एल्युमिनियम भी बैलेंस्ड है 2 है दोनों साइड। तो इस तरीके से बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गया। फिर अगला क्वेश्चन है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट्स विद आयरन फिलिंग यानी कि Fe, तो HCl है उसका डाइल्यूट प्लस आयरन फिलिंग Fe, तो ये क्या हो जाएगा FeCl2 प्लस H2, ठीक है, FeCl2 प्लस H2 मतलब हाइड्रोक्लोरिक, पहले आप लिखेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस आयरन, तो उससे हमारा फिर बनेगा आयरन क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन। अब इसको आप बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिख दीजिए, तो HCl प्लस Fe ये हो जाएगा FeCl2 प्लस H2, लेकिन ये बैलेंस नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिएक्टेंट साइड में H1 है और उधर प्रोडक्ट साइड में 2 है, तो यहाँ पर 2 लगा देते हैं, तो ये 2 हो गया, H2 हो गया, और क्लोरीन भी 2 हो गया। अब हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट साइड में प्रोडक्ट साइड में भी 2 ही है, और Fe रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों साइड में 1 ही है, तो मतलब ये भी बैलेंस्ड हो गया। तो ये ऐसे आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कंपाउंड, क्वेश्चन नंबर 6, कंपाउंड सच एज अल्कोहल एंड ग्लूकोज ऑल्सो कंटेन हाइड्रोजन बट आर नॉट कैटेगराइज्ड एज एसिड, डिस्क्राइब एन एक्टिविटी टू प्रूव इट। अब इसका एक्टिविटी क्या करना है, इसमें आप अल्कोहल है या फिर ग्लूकोज है, आप कभी इसको अगर आप डिजॉल्व करेंगे वाटर में, तो इसमें जो है H+ आयन डिसोसिएट नहीं होगा। अगर इसमें इलेक्ट्रिक करंट वरेंट पास किए चाहे जो भी है, तो इसमें H+ आयन डिसोसिएट अलग से नहीं होता है ना। इसमें जो है हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट होता है, हाइड्रोक्साइड आयन डिसोसिएट होता है। इस कारण से क्या होता है, ये जब H+ आयन रहेगा तब तो वो एसिड है, लेकिन H+ आयन तो है ही नहीं उसमें, इस कारण से वो एसिड है ही नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, व्हाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयरएज रेन वाटर डज। डिस्टिल्ड वाटर जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, लेकिन रेन वाटर करता है। क्यों? क्योंकि उसमें डिस्टिल्ड वाटर में जो है डिजॉल्व सॉल्ट नहीं रहते हैं, उसमें आयंस नहीं रहते हैं, डिजॉल्व सॉल्ट के आयंस ये सब नहीं रहते हैं। लेकिन जो रेन वाटर होता है उसमें कुछ डिजॉल्व आयंस होते हैं, डिजॉल्व सॉल्ट होते हैं, जो कि मतलब कि कंडक्शन में हेल्प करते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, व्हाई डू एसिड्स नॉट सो एसिडिक बिहेवियर इन द एब्सेंस ऑफ वाटर। क्योंकि जब पानी ही नहीं रहेगा तो वो डिसोसिएशन ही नहीं होगा H+ आयन का, तो इसीलिए जो है वो मतलब एसिड की तरह बिहेव नहीं करता है। अगर आपको क्या बोलते हैं, ड्राई लिटमस को कोई ड्राई एसिड से अगर हम लोग रिएक्ट करा करके हम सोचेंगे कि भाई ड्राई लिटमस का कलर चेंज हो जाएगा, या फिर अगर ऐसे मतलब ऐसे करके देखेंगे, लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो लिटमस भी ड्राई है और आपका जो एसिड है वो भी ड्राई है, उसमें मतलब कि डिसोसिएशन तो फिर हो ही नहीं रहा है। इसीलिए जब कभी भी हम लोग ऐसे मतलब कि एक्वा सॉल्यूशन रहता है तो फिर वो एसिडिक प्रॉपर्टी शो करता है, नहीं तो फिर ऐसे एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, 5 सॉल्यूशंस A, B, C, D and E when tested with universal indicator showed pH as 4, 1, 11, 7 and 9 respectively। मतलब A का 4 है, B का 1 है, 11 का जो है C का 11 है, और D का 7 है, और E का 9 है। तो आप बताइए न्यूट्रल कौन सा है। न्यूट्रल तो वही होगा जो 7 है जिसका, तो इसमें जो है डी हो गया आपका न्यूट्रल। स्ट्रांगली अल्कलाइन मतलब स्ट्रांगली, जितना ज़्यादा पीएच रहेगा उतना ज़्यादा बेसिक होगा। अल्कलाइन मतलब क्या होता है, बेसिक। जो अल्कली क्या होता है, पढ़ाया गया था। अल्कली मतलब जो बेस वाटर में डिजॉल्व हो पाते हैं उनको हम लोग बोलते हैं अल्कली, यानी कि अल्कलाइन। अगर अल्कलाइन है बहुत ज़्यादा तो मतलब उसका पीएच वैल्यू ज़्यादा होना चाहिए, ज़्यादा बेसिक होना चाहिए। तो ये आपका 11 वाला है, यानी कि 11 किसका है, सी का, तो सी हो गया हमारा स्ट्रांगली अल्कलाइन। फिर उसके बाद स्ट्रांगली एसिडिक जो जिसका सबसे कम पीएच वैल्यू होगा वो सबसे ज़्यादा एसिडिक होगा, यानी कि 1 हो गया। अब वीकली एसिडिक, यानी कि वीकली एसिडिक इसमें 4 हो जाएगा क्योंकि वो जो है उससे कम है। और वीकली अल्कलाइन जो है 9 हो जाएगा क्योंकि 7 से ज़्यादा है लेकिन 11 से कम है ना। और वीकली एसिड हम लोग देखे ही कि वो जो है उसका 4 था, 1 से ज़्यादा है और 7 से कम है, तो एसिडिक है लेकिन 1 से कम एसिडिक है। तो यही है। अब आपको इसको पीएच, अरेंज द पीएच इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो आपको पता ही है कि जैसे जैसे हम लोग पीएच वैल्यू बढ़ते जाता है वैसे वैसे हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन जो है डिक्रीज होते जाता है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में करना है तो उसको उल्टा कर दीजिए, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन तो उल्टा कर दीजिए, 11, फिर उसके बाद 9, फिर उसके बाद 7, फिर उसके बाद 4, फिर उसके बाद 1, यानी कि 11 जिसका है मतलब फिर आप लिख दीजिए C,
फिर उसके बाद जो है आपका ई, फिर उसके बाद डी, फिर उसके बाद ए और फिर बी, ये अरेंज हो गए। क्वेश्चन नंबर 10, इक्वल लेंथ्स ऑफ मैग्नीशियम रिबन are taken in test tube A and B. Hydrochloric acid is added to the test tube A while acetic acid is added to the test tube B. यानी कि दो टेस्ट ट्यूब है A और B, दोनों में अलग अलग मतलब कि अलग अलग एसिड लिया गया, लेकिन दोनों में जो एसिड लिया गया वो उसका वॉल्यूम इक्वल है और मैग्नीशियम रिबन का भी साइज इक्वल है। ठीक है, दो टेस्ट ट्यूब लिया गया और दो मैग्नीशियम रिबन लिया गया और दोनों टेस्ट ट्यूब में एसिड लिया गया, एक में HCl एसिड और एक में एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और एसिटिक एसिड, है ना। तो और दोनों का मात्रा सेम है ना, दोनों टेस्ट ट्यूब में जो है एसिड का मात्रा सेम है। ठीक, अमाउंट एंड कंसंट्रेशन टेकन फॉर द बोथ एसिड्स आर सेम, इन विच टेस्ट ट्यूब विल द फिजिंग अकर मोर वाइग्रसली एंड वाई। अब दोनों में से किस में ज़्यादा मतलब फिजिंग होगा, फिजिंग मतलब रिएक्शन होने के बाद जो धुआं टाइप का होता है ना, उसको बोलते हैं फिजिंग। तो रिएक्शन किस में जल्दी तेज़ी से होगा, तो मैग्नीशियम रिबन जो है उसका रिएक्शन किस में ज़्यादा जल्दी होगा, HCl वाले में कि एसिटिक एसिड वाले में। अब आपको बता दिया गया है कि एसिटिक एसिड जो है थोड़ा वीक एसिड है और HCl जो है थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड रहेगा उसमें ज़्यादा फिजिंग होगा, तो इसीलिए स्ट्रॉन्ग एसिड वाले में ज़्यादा फिजिंग होता है, तो HCl में जो है ज़्यादा फिजिंग होगा। ठीक है, यानी कि टेस्ट ट्यूब ए में, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है तो बहुत तेज़ी के साथ उसमें रिएक्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, फ्रेश मिल्क हैज अ pH ऑफ 6, हाउ डू यू थिंक द pH विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू कर्ड। अब उसका pH क्या होगा, जैसे जो फ्रेश मिल्क है उसका pH 6 है, तो जब उसका pH मतलब कि उसका pH वैल्यू क्या होगा जब वो कर्ड में कन्वर्ट होगा, तो कर्ड में कन्वर्ट हुआ तो उसका pH वैल्यू क्या होगा, मतलब कर्ड तो एसिडिक है, कर्ड में क्या होता है, लैक्टिक एसिड होता है, तो कर्ड में जो लैक्टिक एसिड होता है उसके कारण उसका जो pH वैल्यू है वो कम हो जाएगा, क्योंकि मतलब कि जो है हमारा कर्ड उसमें लैक्टिक एसिड पाया जा रहा है, इस कारण से जो है उसका pH वैल्यू कम हो जाएगा। तो यही आपको लिखना है उसके बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब मिल्कमैन एड्स, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अ मिल्कमैन एड्स अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ बेकिंग सोडा टू फ्रेश मिल्क। एक मिल्कमैन है, उसमें फ्रेश मिल्क में जो है आपको दूध में जो है थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देता है। ठीक है, वाई डज ही शिफ्ट द pH ऑफ द फ्रेश मिल्क फ्रॉम 6 टू स्लाइटली अल्कलाइन। वो 6 से जो है स्लाइटली अल्कलाइन क्यों किया, मिल्कमैन जो है उसको थोड़ा अल्कलाइन क्यों किया, क्योंकि बेकिंग सोडा जो है थोड़ा एक माइल्ड बेस है, तो अल्कलाइन मतलब करने का कारण क्या था, ताकि वो जो दूध है जल्दी से दही ना जमे उसमें, है ना, दूध जल्दी से जो है जमे नहीं, है ना, दही वही टाइप का ना हो, मतलब कि उसमें लैक्टिक एसिड में फॉर्मेशन ना हो, इसके लिए क्या किया है कि उसको अल्कलाइन कर दिया ताकि वो दूध जो है थोड़ा ज़्यादा समय तक टिक सके। ठीक है, और फिर उसके बाद है, वाई डज दिस मिल्क टेक अ लॉन्ग टाइम टू सेट एज अ कर्ड। क्यों ज़्यादा देर क्यों लगता है उसको कर्ड में कन्वर्ट होने में, क्योंकि वो पहले तो वो बेसिक हो गया है, बेसिक हो गया तो पहले वो उसको क्या बोलते हैं कि जो लैक्टिक एसिड, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया उसको लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करके उसको वो कर्ड में कन्वर्ट करते हैं, समझे। लेकिन अब लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया जो आपको क्या बोलते हैं कि ये अपना जो सेक्रेशन करेगा, जो लैक्टिक एसिड जो प्रोड्यूस करेगा, तो वो प्रोड्यूस करेगा तो सबसे पहले तो उसको तो मतलब वो न्यूट्रलाइज करने में टाइम लगेगा, तो पहले न्यूट्रलाइज होगा, पहले बेसिक से पहले न्यूट्रल बना, फिर उसके बाद ना फिर वो एसिड में कन्वर्ट होगा, लैक्टिक एसिड में, तो इसीलिए उसमें थोड़ा सा समय लगता है। तो पहले न्यूट्रलाइज होगा, उसके बाद फिर जो है और थोड़ा सा समय लगेगा, तब जा करके वो एसिडिक होगा, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, प्लास्टर ऑफ पेरिस शुड बी स्टोर्ड इन अ मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर। इसके बारे में बता दिया गया है, क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है क्या होता है, ये क्या बोलते हैं कि मॉइस्चर प्रूफ कंटेनर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि जैसे ही मतलब कि वो मॉइस्चर गेन करता है एटमॉस्फेयर का, तो तुरंत वो जो है जिप्सम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, बहुत तेज़ी के साथ, मतलब कि 1.5 H2O मॉलिक्यूल वो मतलब कि वो कर लेगा, गेन कर लेगा, तो उसका जो है पहले प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.5 H2, और उसमें अगर हम लोग 1.5 H2 अगर ऐड कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, वो CaSO4.2 H2, जो कि क्या है, एक तरह से जिप्सम है, जो कि मतलब कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का और उसका दोनों का प्रॉपर्टी तो अलग अलग है। अब अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, इसके बारे में तो पहले बता दिया गया है, एसिड प्लस बेस, है ना, जब
व्हेन एन एसिड रिएक्ट्स विद अ बेस देन इट ट्रांसफॉर्म इनटू सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है, एंड वाटर इज जनरेटेड। तो सॉल्ट प्लस वाटर जो है उसमें प्रोड्यूस होगा, तो एसिड प्लस बेस करेंगे तो फिर सॉल्ट प्लस वाटर होगा। यही है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और इसका एग्जांपल आप लोग लिख सकते हैं, कोई सा भी एसिड लेकर कोई सा भी एसिड लेकर, है ना, 2 एग्जांपल लिखना है। लास्ट क्वेश्चन है 15th, गिव टू इंपॉर्टेंट यूजेज ऑफ वॉशिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा। इसको तो आप लिख ही सकते हैं। तो ये हो गया आपका पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट। और जो आपका टेस्ट था वो आज होने वाला था, लेकिन अब वो टेस्ट नेक्स्ट क्लास में होगा, नेक्स्ट मतलब कि ट्यूसडे को फिर होगा। तो आप लोग ऐसा करिएगा, या फिर वेडनेसडे को नहीं, ट्यूसडे को करेंगे आप लोग, ऐसा करेंगे। फिर उसके बाद जो है आप लोग इसको जो है क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चंस को कॉपी में नोट करके फेयर कॉपी में कंप्लीट कर लीजिएगा, और टेस्ट का तैयारी कर लीजिएगा। अगर किसी को डाउट होगा तो फिर मैसेज कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।